गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर बहुपद। इसका नाम है बहुपद। अब देखिए अंग्रेजी में पॉलिनोमियल। इसके बारे में वास्तव में बहुत सी शुरुआती जानकारी हम लोग को नवम वर्ग के बुक में दी जा चुकी है। उसको आपने पढ़ा होगा। एक बार आप उसको फिर से रिवाइज करेंगे या फिर हम लोग कभी पढ़ेंगे, उसमें देखिएगा। लेकिन कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना इस एक्सरसाइज को शुरू नहीं किया जा सकता। अब जैसे बहुपद क्या है, नाम से ही क्लियर है। बहुत से पद, बहुत से पद मिलकर बहुपद बनाते हैं। जैसे प्लूरल होता है बहुवचन, उसी तरह बहुत से पद मिलेंगे तो उसे बहुपद। अभी पद की जानकारी के लिए हमें एक शब्द जानना है, राशि। क्या होता है, पद का निर्माण कैसे होगा? राशि से होगा। ये पद और राशि, इसके बारे में देखिए। हम जो भी इसमें पढ़ेंगे बीजगणित में, उसमें हमारे पास एक होगा अचर राशि और एक होगी चर राशि। देखिए, अचर मतलब जिसका मान कभी बदलेगा नहीं। हम लोग जो भी संख्या यूज करते हैं उसको हम कहेंगे अचर राशि, और जो भी अक्षर यूज करेंगे उससे हम कहेंगे चर राशि। जैसे उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपने 2 कहा, -3 लिया, 1/4 लिया, √3 लिया, कुछ भी, ये सब 1.7 लिया, ये सभी अचर राशि। इनका मान बदलेगा नहीं। अचर मतलब जिसका मान स्थिर हो। उसी प्रकार चर राशि में क्या होता है, जैसे हम लोग देखेंगे इसमें x का यूज करेंगे, y का यूज करेंगे, z का यूज करेंगे, p का यूज करेंगे, q का यूज करेंगे, r का यूज करेंगे। ये सब बहुत सारी लेटर का जरूरत के समय यूज करेंगे। सामान्य अवस्था में हम लोग इसी x, y, z इतना ही से हम लोग का काम चलेगा। लेकिन हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। a भी कर सकते हैं, b भी कर सकते हैं, c भी कर सकते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं चर राशि। अब ये दोनों राशि मिलकर एक विशेष प्रकार के मतलब राशि या पद का निर्माण करते हैं, जिसे हम वास्तव में उसका एक नाम है बीजीय व्यंजक। अभी तक हम लोग जो भी अंक गणित या कहीं पढ़ते हैं, वहाँ पर सिर्फ अंकों का जरूरत पड़ती है। अंकों की आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बीज गणित जब हम लोग पढ़ेंगे, अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमेशा बीजीय व्यंजक के रूप में यूज करेंगे। और बीजीय व्यंजक का निर्माण इन्हीं चर और अचर राशि के मेल से विभिन्न प्रकार की क्रिया के द्वारा होगा। जैसे जब हम चर और अचर दोनों ही, जैसे बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे पूछे, तो जब चर और अचर राशियों के मतलब चर और अचर राशि हमने बहुत सारा लिया और उसका योगफल कर दिए या घटाव कर दिए, अंतर जिसको आप कहते हैं, गुणन कर दें या भाग कर दें। ये 4 क्रिया हम लोग करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीपल, गुना एंड डिवीजन यानी भाग। तो इन्हीं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के द्वारा हम लोग उसका निर्माण करते हैं। तो जो प्राप्त होता है से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये बीजीय व्यंजक इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर हमारा यहाँ पर बहुपद निर्धारित होगा। अब देखिए, बहुपद में हम लोग बीजीय व्यंजक यूज करते हैं, बहुत से पद यूज करेंगे। पद क्या होते हैं, चर और अचर राशियों के गुना से मिलकर के बना होता है। अब जैसे इसका उदाहरण आप बीजीय व्यंजक का जब देखेंगे तो इसके उदाहरण में हम लोग
चर और अचर राशि का योग घटा गुणा। जैसे देखिए 2x, यहाँ देखिए ये है अचर राशि, ये है चर राशि और ये दोनों का गुना है। 2x का मतलब 2x का हमेशा मतलब होगा 2 गुने x। हमने क्या देखा, चर और अचर के गुणन से ये बना। उसी प्रकार कुछ भी देखेंगे x + 7, यहाँ क्या देखिए एक अचर है, चर है, ये अचर है, इसका योग हो गया। तो इनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर सवाल उठता है कि क्या सभी बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ इसमें शर्त है। यानी कोई भी बीजीय व्यंजक, यहाँ पर सवाल है क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तब कौन से बीजीय व्यंजक होंगे? जो निम्न शर्तों को पूरा करते होंगे। अब इसलिए शर्त क्या है? बीजीय व्यंजक को बहुपद बनने के लिए शर्त क्या है? बहुपद की शर्त है। देखिए यहाँ पर कुछ शर्त है जिसका पालन यदि कोई बीजीय व्यंजक करता है तो वो बहुपद है, अन्यथा नहीं है। जैसे आपने 9th में इसको पढ़ा होगा, नवम वर्ग में। जैसे अगर कोई ये अचर पद है और उसका जो घातांक मतलब पावर, डिग्री, अचर पद का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो, ये आवश्यक। मतलब x के ऊपर पावर, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए x है तो x के ऊपर अगर पावर 2 है तो धनात्मक पूर्णांक भी होना चाहिए। x के ऊपर पावर 7, x के ऊपर पावर 3, y के पावर 4, ये सब जो हुए ये धनात्मक पूर्णांक घातांक हुआ। घातांक माने ये घात का अंक, पावर। दूसरा, अगर आप इसी में x के ऊपर लिख देंगे 1/2 तो क्या होगा? वो नहीं होगा। जैसे देखिए x के ऊपर अगर पावर 1/2 लिख दें, x के ऊपर -2 लिख दें, x के ऊपर पावर 1.3 माइनस कर दें, या x के ऊपर आप कुछ भी √3 कर दें, कोई भी ऐसा कर दें। आप इसको सीधे समझिए, अगर 1/x हो जाए तो ये भी नहीं, तो ये सब क्या होंगे? बहुपद नहीं होंगे। इनको हम लोग, इस बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कहेंगे। दूसरा शर्त इसमें क्या होता है? दूसरा शर्त है इसका कि जो चर संख्या है वो एक वास्तविक संख्या हो। चर पद है ना, अचर हो गया, चर पद एक वास्तविक संख्या हो। तो ये चर पद वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या हम लोग पढ़े हुए हैं, वैसे संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ q 0 नहीं हो, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यानी इसका एक और मीनिंग है कि ये काल्पनिक संख्या नहीं होने चाहिए। ये नहीं हो। काल्पनिक संख्या क्या होता है? तो लोग वास्तविक के समय भी पढ़े थे। वैसी संख्या जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, जो वास्तव में जिसकी उपस्थिति नहीं हो, हालांकि उच्च कक्षा में उसका भी समस्या समाधान होगा। जैसे -3 हो, इसका रूट हो जाए। अब इसका कोई ऋणात्मक का रूट नहीं होता है, बल्कि -4 हो, इसी का रूट हो जाए, ये भी नहीं होगा। तो इनको हम लोग को नहीं लेना है। यानी जो चर पद हो ना, जो 2 है, 3 है, ये सब संख्या इस तरह का हो। तीसरा है कि इसमें पदों की अनिश्चित संख्या नहीं हो। यानी जो भी पद हैं, पदों की संख्या यहाँ पर अनिश्चित नहीं हो, यानी निश्चित हो। जैसे 2x + 3y + 7 और ... कर दिए, तो ये नहीं हुआ। इसमें पद की संख्या डेफिनिट होनी चाहिए कि 3 पद, 4 पद, 18 पद, 21 पद, 3000 पद, कोई भी। तो इस प्रकार से हम इसको कहते हैं। ये यदि ये इन शर्तों को पूरा करती है कोई भी बीजीय व्यंजक, तो वो बहुपद हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। इतनी बातें आपने देखा।
इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको हिसाब में समझने में, बहुपद से संबंधित हिसाब बनाने में, इसलिए इसको ध्यान से देखना अत्यधिक जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ जानना है कि बहुपद जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार, आपने देखा कि बहुत से पद मिलते हैं तो बहुपद, तो पद की संख्या जितनी होगी वही उसका टाइप हो जाएगा। जैसे देखिए, एक होगा एक पदी बहुपद, यानी जहां पर पद की संख्या एक होगी। एक होगी द्विपदी, जहां पर पदों की संख्या 2 हो जाए। एक हो जाएगा त्रिपदी, जहां 3 हो। इस तरह से कई हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हो, 4 पद 5 पद हो सकते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे x 2x दे दिए, ये हो गया एक पद। जैसे 7 दे दिए, ये भी हुआ एक पद। 7 कैसे हुआ, अच्छा इसकी चर्चा बाद में करेंगे। 7y कर दिए, 3x स्क्वायर कर दिए, मतलब एक पद ही अगर है तो हम उसको कहेंगे एक पदी। तो द्विपदी में देखिए 2 पद, x स्क्वायर जो 7, 3x + 4, ये सब हो गया द्विपदी। इधर देखिए त्रिपदी में x स्क्वायर + 2x - 3। अब यहाँ देखिए 1 2 3 पद हो, यानी पदों की सिंपली संख्या गिननी है और उसी से हमारा तय हो जाएगा ये कौन सा बहुपद है। इसमें और कुछ विशेष नहीं करना है। इसके साथ आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द सीखना है, उसका नाम है शून्य बहुपद। अब ये शून्य बहुपद क्या होता है, देखिए शून्य बहुपद कहेंगे जब उसमें जो हमने अचर पद इस्तेमाल किया है वही सिर्फ आपको दिखे, यानी चर पद। देखिए चर पद की घात जब शून्य हो तो उसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। इसका क्या मतलब होगा, जैसे आप जानते हैं x पर पावर शून्य, घात मतलब क्या, पावर। तो किसी भी चीज़ का घात जब शून्य होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। अब आप इसको समझिए, आपने लिखा 2x पर पावर शून्य, ये कितना हो गया, 2 × 1 = 2। यानी जब आपने 2 लिख दिया तो करने का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल में 2 3 1/7 4, इस तरह से कोई भी संख्या जब इसका होगा तो उसको हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद। तो ये हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको जानना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शून्यक। शून्यक क्या होता है, अब देखिए शून्यक किसी भी बहुपद में उसका जो चर पद है उसका वह मान, चर पद आप जानते हैं कि जो उसका मान जो होता है वो बदल सकता है, बदलने वाला मान, यानी जो अक्षर हमने देखा था यहाँ पर, ये थी चर राशि, उसका मान वैसा कोई मान हम रखें जिससे पूरा का वैल्यू शून्य हो जाए। जैसे यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझ लीजिए, समीकरण क्या होता है, जब आप किसी बीजीय व्यंजक को बराबर के चिन्ह से, इसको देखिए उदाहरण से पहले मान लीजिए 2x + 7 हमने लिखा, ये क्या हुआ, ये एक बीजीय व्यंजक है, बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। लेकिन अगर हम इसको एक बराबर का चिन्ह देकर इधर कुछ भी दे दें, 0 दे दें, 3 दे दें, 5 दे दें, कुछ भी, तो हम आप इसको अब समीकरण का रूप देंगे, यानी सिर्फ प्लस माइनस गुना भाग ही नहीं हो, उसमें एक बराबर का चिन्ह देकर उसके आगे भी कोई मान हम दे दें, तो अब यह कहलाता है समीकरण। तो इस समीकरण का यदि हम उस शून्यक को पढ़ने में देखेंगे कि यदि कोई बीजीय व्यंजक है उसमें उस चर राशि का मान ऐसा कुछ दें जिससे उसका उस पूरे समीकरण का हल जो है या व्यंजक का हल जो है शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम उस व्यंजक का बहुपद का शून्यक कहते हैं। इसका एक और नाम है मूल भी आप इसको मिलेगा, आप देखेंगे इसको। जैसे देखिए अब मान लीजिए यही समीकरण है, या छोड़िए दूसरा देखिए x + 3,
इसका शून्यक का हमको जानना है। हालांकि आपने 9th में ही सब बनाया हुआ है, लेकिन देखिए क्या करेंगे, x + 3 अब बराबर 0 मान लीजिए। ऐसा आपने मन से कर दीजिए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -3। अब देखिए ये -3 जो हुआ यही इस x + 3 का शून्यक हो गया, यानी इसका शून्यक कितना हो गया, -3। हल पता कैसे चलेगा, x के बदले ही ले दीजिए -3 +3, देखिए प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा। यानी चर राशि का वह मान जिसको डालने पर, जिसको देने पर उस पूरे व्यंजक का वैल्यू, मूल्य शून्य हो जाता हो, उसे हम उस बहुपद का या व्यंजक का शून्यक कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, उसी को हम मूल भी कहते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अब देखेंगे अभी शून्यक का एक और बहुत अधिक बात समझ में आएगी। अभी एक देखिए, बहुपद की घात, या इसको डिग्री भी कहा जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि किसी बहुपद का घात कितना है। अब इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि जो वही चर राशि है ना, उसकी अधिकतम घात वाली संख्या, सभी चर राशि की घात देखेंगे और उसका जो अधिकतम, सबसे अधिक मैक्सिमम नंबर होगा, वही इसका बहुपद का घात होगा। अब इसको उदाहरण से समझिए, जैसे 2x। अब यहाँ कोई घात नहीं है, कोई पावर नहीं है, इसका क्या मतलब है, 1 है, यानी यहाँ पर बहुपद का घात 1 है ना। अब जैसे देखिए 3x², अब यहाँ क्या है, यहाँ पर घात देखिए 2 है। मान लीजिए 4x पर 3 पावर दे दीजिए, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 3 है। ये ध्यान देना है कि समीकरण में हमको अधिकतम देना है, यही इसकी घात है। बहुपद का जो घात है यही इस बहुपद का 1, इसका 2, इसका 3। अब जैसे मान लीजिए लिख लीजिए x + 7, इसका घात कितना है, तो इसमें देखिए यहाँ पर 1 है, यानी इसका जो घात है ना, ये 1 है। अब जैसे 2x² + 3x - 4, इसका घात कितना है, तो हमको क्या देखना है, यहाँ 1 है घात, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात देखना है, यानी ये 2 है, इसका घात 2 हो गया। जैसे x है + 4x7 मान लीजिए पावर दे दिया, अब इसका खोजना है, यहाँ पर 2 है, एक और दे दीजिए +3x है। अब इसमें देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जोड़ घटाव नहीं करना है, सबसे अधिक वाला खोज लीजिए, और इसकी घात कितनी है, 7। तो ये इसकी बहुपद की घात कहलाती है। अब इस घात से इसकी जरूरत पड़ेगी, जो घात जब 1 होगा, 2 होगा, 3, इस घात के आधार पर भी बहुपद कई प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार देखिए, एक को हम कहेंगे एक घातीय, एक घाती बहुपद, दूसरा कहेंगे द्विघाती बहुपद, तीसरा कहेंगे त्रिघाती बहुपद। इसके बाद भी ये चलता रहेगा, 4 घात, 5 घात, 6 घात, इस तरह से ये होता रहेगा। एक घाती का एक और नाम, पॉपुलर नाम, रैखिक बहुपद, यही नाम हमारे बुक में मिलेगा। द्विघाती का द्विघात, त्रिघात, यानी जब बहुपद की, यहाँ देखिए घात की संख्या जब देखिएगा तो इसमें 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, घात यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर घात 3 होगा। उस बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी, 3 होगी। यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि यह जो घात होगा ना, यही इसके शून्यक की भी संख्या होगी। शून्यकों की अधिकतम संख्या भी बहुपद की घात से ही निर्धारित होगा। यानी अगर एक घातीय बहुपद है या रैखिक बहुपद है, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी अधिकतम 1 होगी। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, यानी इससे कम हो सकता है, यानी उसका बहुपद शून्यक नहीं भी हो सकता है। द्विघात होगा तो इसमें शून्यक की संख्या अधिकतम 2 होगी। अब देखिए दोनों होने का कई तरीके से होगा, जैसे दोनों अलग अलग शून्यक हो, दोनों
एक ही समान शून्यक हो, मतलब एक ही तरह के दोनों शून्यक हो, कोई शून्यक नहीं हो। अधिकतम संख्या यहाँ 3 होगी। यहाँ भी हो कि 2 शून्यक समान हो, 1 शून्यक भिन्न हो जाए, तीनों भिन्न भिन्न हो, तीनों समान हो, इस तरह से यह अधिकतम संख्या। तो शून्यक का की जो संख्या होगी वो भी बहुपद के घात से ये करेगा। हमारे इस अध्याय में हम लोग देखेंगे अभी कि ये जो शून्यक है, घात है, इसको हम लोग को निकालना नहीं है। शून्यक हमने निकालने का यहाँ बताया, आपको निकालना नहीं है, आपको इस शून्यक की संख्या को देखना है, और वो कौन सी पर, ग्राफ पर, ग्राफ पेपर से इसकी हल करनी है। अब ये ग्राफ पेपर पर क्या होता है, तो आइए थोड़ा देखते हैं जी ग्राफ से हम लोग इसको कैसे। तो हम अब देखते हैं थोड़ा ग्राफ की जानकारी। ग्राफ पेपर जो होता है उस पर, अब देखिए ग्राफ कोई भी होगा उसमें हम लोग 2 अक्ष, ये जो नीचे वाला अक्ष होता है इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और ये जो ऊपर की ओर रहता है ऊपर से नीचे इसको कहते हैं वाई अक्ष। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग 9th में पढ़े हुए हैं वर्ग में। इसका यहाँ पर 0 होता है, इधर माइनस में मान, ये सब हम लोग देखें हैं। यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपको सिंपल सी बात देखनी क्या है कि यदि किसी बीजीय व्यंजक या बहुपद समीकरण का हल हम करते हैं और उस हल का हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो वह ग्राफ, मान लीजिए एक हमने ग्राफ बनाया, इस तरह से ग्राफ बना, यहाँ पर x को काटा, यहाँ पर y काटा, ये 1 है -1, ये है -2, ये है -3, यहाँ पर इसको काट रहा है, ऊपर ये 1 है, 2 है, मान लीजिए ये भी 2.5 है। तो हमें इस ग्राफ को देखकर, ये ग्राफ जो है इसको देखकर ये बताना है यहाँ पर कि इसका यह जिस समीकरण का ग्राफ है उस समीकरण का कितना शून्यक है। बल्कि आप इस ग्राफ को देख करके ही बताना है। आप बहुत ही आसान है, आप तुरंत इसको बता पाएंगे, इसमें कुछ विशेष करना नहीं रहता है, बहुत ही आसान से यह हो जाता है। यहाँ पर आपके समझने की बात यह है कि वैसे कोई भी लाइन, ग्राफ का जो हल होता है, लाइन अगर x अक्ष पर कहीं पर किसी बिंदु को काटता है तो वह उस रेखा का x निर्देशांक कहलाता है। और उसी प्रकार अगर y पर काटता है, कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर इस ग्राफ के लिए x निर्देशांक है -3, और उसी तरह से y निर्देशांक, ये देखिए यह यहाँ पर y को काटता है, यहाँ पर जैसे यहाँ 2.5 है, 2.5 प्लस में है, तो ये निर्देशांक होता है। और आपको जो शून्यक का संख्या होगा, x निर्देशांक को हम गिनेंगे और निर्देशांकों की संख्या देखेंगे, और वही हो जाएगा शून्यक की संख्या। इस सबसे एक्सरसाइज यह आसान है, इसका नाम है 2.1, एक्सरसाइज 2.1। इसमें देखिए यह बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ बनाना भी नहीं है, आपको सिर्फ जो दिया हुआ है इसी से हल करना है। प्रश्नावली में दिया हुआ है, सिर्फ ग्राफ को देखना है और इससे आपको हल कर देना है। हम इसको यहाँ रख देते हैं। अब देखिए ये पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, और 1 का ये 1 2 3 4 5 6 स्थिति है। ये 6 स्थिति में आपको बताना है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। यह आपके 10वीं वर्ग के गणित का सबसे हल्का चैप्टर, जिसमें कुछ करना ही नहीं। जैसे देखिए ये आपका ग्राफ है XY वाला, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं यही आपका हल है उस बहुपद का, जिसके लिए दिया हुआ है px बराबर y के लिए। देखिए y बराबर px का एक ग्राफ है। अब ये ग्राफ जो है आप देखिए, इसका ये y अक्ष है, ये x, तो x अक्ष पर क्या यह रेखा कहीं पर काट रहा है? तो नहीं काट रहा है, इसलिए इसका जो शून्यक की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 0, यानी इसमें कोई शून्यक नहीं है। जिस समीकरण का यह हल है, जिसका शून्यक दिखाना है,
उस बहुपद के लिए शून्यक की संख्या 0 है, यानी कोई शून्यक नहीं है। 0 का मतलब कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, ये इसका हो गया। जरा दूसरे स्थिति पर विचार कीजिए। यह ग्राफ देखिए, यहाँ पर y को काट रहा है और हमें y पर कुछ ध्यान नहीं देना। ये यहाँ जाके फिर फाइनली x को एक बिंदु पर यहाँ काटा, इसलिए इसमें शून्यक की संख्या 1 है, यानी इसमें लिखना है 1 शून्यक है। इस समीकरण का 1 शून्यक है, उस समीकरण का जिसका ये हल है ग्राफ से, उसको हम इसमें 1 शून्यक है। यहाँ पर आप देखिए, ये x पर एक जगह यहाँ काट रहा है, फिर एक जगह यहाँ काट रहा है और एक जगह यहाँ 3 बिंदु पर काट रहा है, 1 2 3, इसलिए इसमें क्या है 3 है। ये 3 शून्यक है इस समीकरण में। अगला ये चौथा देखिए, यहाँ चौथा में देखिए ये इससे जाके घूम जा रहा है, यानी 1 और 2 शून्यक है यहाँ। शून्यक की संख्या कितनी है इसमें 2। और उसी तरह से पांचवा में देखिए 1 2 3 4। आपको y पर कहाँ काट रहा है उस पर नहीं देखना, x पर देखना। यहाँ पर कितना है 4, यानी शून्यक की संख्या क्या है 4 है। उसी तरह से छठा में देखिए 1, यहाँ पर एक जगह यहाँ काट रहा है 2, यहाँ 3, यानी इसमें संख्या शून्यक की संख्या 3 है। तो यही इसका हल है, यही लिखना था। इस प्रकार आप देखिए, जिसमें शून्यकों की संख्या सिर्फ ग्राफ से निकालना है। ग्राफ कैसे बनता है क्या, ये 9th में बनाना था, आपके इस सिलेबस में नहीं है अभी पढ़ने के लिए। मैट्रिक में इसकी ज़रूरत भी आपको नहीं है, तो इसको आपने देखा। अब हम लोग हल करेंगे, आगे पढ़ेंगे अध्याय एक्सरसाइज 2.1।